नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथी देख सकते हैं ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का। और आप सभी को पता होगा कि आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो 5 अप्रैल को होने वाला है। तो आप सभी साथी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम के अंदर साथियों 100% गारंटी के साथ कहता हूँ इस पेपर में से भी आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सभी पूरा वीडियो देखकर जाते हैं तो 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन वो आपको इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है रोल नंबर वो लिखना होता है। इसके बाद आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। टोटल आपको 80 नंबर का पेपर है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है और आपको एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन है वो ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है। सभी क्वेश्चन आप सभी को करके आने हैं, चाहे आपको आए या नहीं आए, या आप कोई भी चैप्टर से रिलेटेड है वो कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को कोई खाली है वो नहीं छोड़ेगा। अब आप सभी से एक बात करना चाहता हूं कि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और आप सभी को बता दूं साथियों ये पेपर होने वाला है जो मिशन एंड्रॉइड के तहत जो बुकलेट प्रदान की जाती है उसका दूसरा मॉडल पेपर आज की वीडियो के अंदर हम सोल्व करने वाले हैं। और साथियों ये आपका 2025 का पेपर आने वाला 5 अप्रैल का, उसी पेपर के अकॉर्डिंग ये पेपर है वो बनाया गया है। तो आप सभी साथी इस वीडियो को ध्यान रख और पूरा देखना है और साथ में आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास भी करना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है पेपर के अंदर आपको खंड अ है वो देखने को मिलेगा। तो साथियों जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो जरूर लिखा करें ताकि आपकी कॉपी है वो सुंदर दिखे। और आप सभी को पता है खंड अ के अंदर आपको एमसीक्यूज के अब की बार 15 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब बताने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि सूरदास की झोपड़ी कहानी का मुख्य पात्र है वो कौन है। तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरदास ही हो जाएगा। ठीक है, सूरदास की झोपड़ी का मुख्य पात्र कौन है तो वो हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अब आप सभी को ये क्वेश्चन का जवाब भी पता होना चाहिए कि सूरदास की झोपड़ी जो अपना चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो वो लिखा गया है साथियों प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, ये भी आप सभी ध्यान में रखें क्योंकि आप सभी को पता है चैप्टर के कवि का नाम भी एग्जाम के अंदर कई बार देखने को मिलता है, कवि का हो या लेखक का देखने को मिल जाता है कई बार। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, भेदों को उकसाने की मुख्य भूमिका किसकी थी। तो वो हो जाएगी साथियों जगदर की। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट जवाब आप सभी को बताना होगा। और ये भी अपना पहला चैप्टर सूरदास की झोपड़ी से ही लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों तीसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि कोयया किसे कहते हैं। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला था। कोयया साथियों कुमुद को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। और आप सभी को पता है ये अपना दूसरा चैप्टर बिस्कोर की माटी से लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों चौथा क्वेश्चन की, सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिनार कर मेरी यानी कि मर जाता है, हिन हिनार कर मर जाता है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घोर कड़ाईच हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है ये अपना चैप्टर होने वाला बिस्कोर की माटी से लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों, क्या कहता है कि खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रमुख देन किसकी है। तो वो हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका की आपको बताना होगा। इसके बाद बात करें साथियों छठा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं साथियों, छठे का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जायसी आप सभी को बताना होगा। नहीं, विद्यापति हो जाएगा साथियों, सॉरी गलती से हो गया, विद्यापति यहाँ पर राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, सातवां क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है, कवितावली भी तुलसीदास की है और रामचरितमानस भी तुलसीदास की है। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पद्मावत है वो कवि तुलसीदास की नहीं है। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो पद्मावत रचना है वो किसकी है। तो ये हो जाएगी साथियों कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगला आठवां क्वेश्चन की, क्या कहता है कि देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो देवसेना का गीत का नाटक पूछ रहा है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी को पता है देवसेना का गीत स्कंदगुप्त से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अब मैंने आप सभी को एक ट्रिक भी बता रखी है याद करने की, देश नाम आप सभी को ध्यान में रखना है। देश से साथियों देवसेना का गीत और स से स्कंदगुप्त हो जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार से आप सभी देश के नाम को याद में रखना है। अब आप सभी को पता है दूसरा गीत होने वाला है इनका चंद्रगुप्त, और उसके अंदर लिया गया है साथियों कार्नेलिया का गीत। ठीक है, कार्नेलिया का गीत लिया गया था साथियों चंद्रगुप्त से, ये भी आप सभी ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें साथियों नवा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि किस मुनि को कुटज है वो कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा अगस्त्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों 10वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि दूसरा देवदास शीर्षक कहानी के रचनाकार है, तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ममता कालिया जी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि साझा लघु कथा में पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, तो कौन हो जाएगा साथियों, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाथी है वो आप सभी को बताना होगा। हाथी आप सभी यहाँ पर राइट जवाब बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों, ये देखो अपना अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से लिया गया है। क्या कहता है कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली कौन सी है, तो वो हो जाएगी साथियों उल्टा पिरामिड शैली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है 13वां क्वेश्चन की एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन कहलाता है, तो क्या कहलाता है साथियों फीचर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। साथियों आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, 100% कहता हूँ। अगर आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो 5 से 7 नंबर के आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 14वां क्वेश्चन कहता है कि पत्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्रकार होते हैं साथियों पूर्णकालीन, अंशकालीन और फ्रीलांसर, जिसको हम स्वतंत्र भी बोलते हैं, तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पत्रकार हैं वो साथियों 3 प्रकार के होते हैं, और जिनके नाम भी आप सभी को याद है वो कर लेने हैं, पूर्णकालीन, अंशकालीन और फ्रीलांसर, जिसको स्वतंत्र भी बोलते हैं। और जो आपका पिछली बार पेपर हुआ था 2024 उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आप सभी याद कर लीजिए, क्वेश्चन किसी प्रकार से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यूज करवा रहा हूँ तो ये आपको 2 नंबर के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, देखने को मिल सकते हैं भाई, देखने को मिल सकते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा होता है, तो क्या बताएंगे यहाँ पर आप सभी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथानक होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब बताएंगे। यहाँ पर देखो आपके 15 नंबर है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे 6 फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन, और ये अपने व्याकरण से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि जिस काव्य रचना को पढ़ने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित उठता है खालिस्तान गुण कहते हैं, तो कौन सा गुण हो जाएगा साथियों यहाँ पर, माधुर्य गुण यहाँ पर आप सभी बताएंगे। क्या बताएंगे, माधुर्य गुण यहाँ पर आप सभी को बढ़ना होगा। अब देखो एग्जाम के अंदर आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है, अगर आप इतना लिखते हैं तब भी आपका जवाब है वो राइट माना जाएगा। ठीक है, आप सभी चाहो तो टॉपर की कॉपियां वो भी देख सकते हैं, मैंने 2 कॉपियां दिखाई आप सभी को जिनको 80 में से 80 अंक है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही लिखते हैं और उनका तरीका है वो भी देख लीजिए आप लिखने का, जिसकी आपको वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि चित्त में तुरंत व्यापक होने वाली रचना को खालिस्तान गुण कहते हैं, तो इसका राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, इसका भी भर देंगे आप सभी माधुर्य गुण। ठीक है, इसके अंदर भी आप सभी माधुर्य भर देंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि कवित छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान वर्ण होते हैं, तो कितने वर्ण होते हैं साथियों, 31 वर्ण होते हैं। यहाँ पर आप सभी कितने भरेंगे, 31 यहाँ पर आप सभी को भरना होगा। इसके बाद बात करें साथियों हरि गीति का खालिस्तान सम छंद है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे इसके अंदर, यहाँ पर आप सभी भरेंगे मात्रिक छंद, मात्रिक सम। ठीक है, मात्रिक ये आपको भरना होगा, बस ओनली मात्रिक यहाँ पर आप सभी को भरना होगा। इसके बाद बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि खालिस्तान अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, तो वो होता है साथियों प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार, यहाँ पर आप सभी भरेंगे प्रतीप। इसके बाद बात करें साथियों छठे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि जहां कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो वहां खालिस्तान अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है, विभावना, ये आप सभी इसके अंदर भर देंगे। इसकी परिभाषा भी याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिली है 2 नंबर के अंदर। इसके बाद देखो साथियों आपको देखने को मिलेगा 6 नंबर का एफिटित गद्यांश वो आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको इसको अच्छे प्रकार से पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ लीजिए। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आपको जवाब वो देने का प्रयास करना है, और इन सभी के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। आपको अच्छे प्रकार से ढूंढना है, 1-2 बार पढ़ना है। इसके बाद साथियों आपको एक देखने को मिलेगा एफिटित पद्यांश, जो कि आपको ये भी 6 नंबर का देखने को मिलेगा, और इसको भी उसी प्रकार से पढ़ना है, और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। आशा करता हूँ आप सभी ये क्वेश्चन है वो कर लोगे।
इसके बाद बात करते हैं हम खंड ब की, और खंड ब के अंदर साथियों आपको पता है 2-2 नंबर की क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो निर्देश वो दिया गया है कि 5 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन है, इनकी शब्द सीमा वो 40 शब्द होनी चाहिए, यानी कि 40 शब्दों से अधिक वो नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कितनी लाइन लिख सकते हैं इसके अंदर, 4 या 5 लाइनें, ठीक है, इससे ज़्यादा आप सभी को नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, और साथ में आपको जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि बालक बच गया लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे साथियों, आप सभी को पता है जो बालक बच गया कहानी है वो शिक्षा से संबंधित है। इसका मूल प्रतिपाद्य यही है साथियों कि हमें शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र के बारे में पता होना चाहिए, यही इसका मूल प्रतिपाद्य होगा। यहाँ पर देखो बता रखा 40 शब्द, ठीक है, मैं यहाँ पर छोटे और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास है वो करूंगा। अगला छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहते हैं देखो, कूटज के माध्यम से हमें क्या संदेश है वो दिया गया। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो कूटज है निबंध वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है साथियों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि कूटज से हमें जीवन में धैर्य, आत्मसम्मान और खराब परिस्थितियों में भी अच्छे से जीना चाहिए, और कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करके आगे जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि दिशा कविता का मूल भाव लिखिए। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि दिशा कविता वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो दिशा कविता लिखी गई है साथियों कवि केदारनाथ के द्वारा। अब देखो इसका मूल भाव किस प्रकार से लिखेंगे, दिशा कविता साथियों वो होने वाली है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है। इसमें कवि ने बालक की दृष्टि और सहज समझ के महत्व को बताया है। आपको पता होना चाहिए कि साथियों जब कवि बच्चे को पूछता है कि हिमालय किधर है, तो बच्चे का जिस तरफ पतंग उड़ रहा था उसी तरफ वह बताता है कि हिमालय उसी तरफ है। तो आपको उसी प्रकार से बताना है ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साथियों आठवें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि माघ महीने के आधार पर नागमती की विदय दशा का आपको वर्णन करना है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि माघ महीने में नागमती की दशा है वो जाड़े से कांपते हुए पाले के समान उसका शरीर है वो खराब हो जाता है, यही आपको बताना है। इसके बाद बात करते हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं कैसे। बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर आपको बताना है, ये भी आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आप सभी बता सकते हैं कि जो अपना चैप्टर होने वाला है बिस्कोर की माटी, इसके अंदर कई फूल ऐसे आए हैं जिनसे हमें क्या होता है लाभ मिलता है। तो आप सभी को बताता हूँ। एक तो साथियों आप सभी को पता नीम का पेड़ है, वो जो नीम की डालियाँ अपने पास रखने से क्या होता है मलेरिया की बीमारी है उसको दूर करता है नीम, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा आप सभी को पता है जो सत्यानाशी का पेड़ है उसका दूध हम आँख में डाल लेते हैं तो आँख है वो ठीक हो जाती थी, यानी कि उसकी सोजन वगैरह कुछ ठीक हो जाती थी। तीसरा आप सभी याद रख सकते हैं साथियों जो बेर का फूल होता है, बेर का फूल उसके लगाने से जो ततैया खा जाता था तो वो ठीक हो जाता था। तो ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर आपको समझाना है, लिखिए। तो क्या बता सकते हैं साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है वर्तमान समय के अंदर लोग हैं वो औद्योगिक कचरा और खराब वस्तुएं मरे हुए जानवर हैं वो नदियों के अंदर फेंक रहे हैं, जिससे नदियाँ क्या हो रही हैं प्रदूषित हो रही हैं। ये आपको यहाँ पर बताना होगा। देखो ऊपर बताया हुआ ना 40 शब्दों के अंदर उत्तर देने का प्रयास करना है, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जितना ज़्यादा हो सके छोटे से छोटे शब्दों के अंदर आपको उत्तर बताना है। अब देखो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ओज गुण को उदाहरण सहित समझाइए या स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ओज गुण है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो जहाँ पर साथियों वीर रस पाया जाता है और पाठक को प्रेरणा का अनुभव हो वहाँ पर क्या पाया जाता है ओज गुण पाया जाता है। तो ये आप सभी बताएंगे और इसका आप सभी को एक उदाहरण है वो बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं संक्षेप में बताइए। यही क्वेश्चन आपको 2024 के एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। तो इसका राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अब ये भी आपने देखा भी था कि पत्रकार हम वो 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, जैसे कि पूर्णकालीन, एक होता है अंशकालीन और एक होता है फ्रीलांस पत्रकार, जिसको हम स्वतंत्र पत्रकार भी बोलते हैं। तो ये आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन की बात करें, उल्टा पिरामिड शैली क्या है समझाइए। तो साथियों समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले लिखा जाता है, बाकी सब खबरों को घटते हुए क्रम में लिखना उसको ही बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। यानी कि आप सभी को पता है अखबार का जो पहला पृष्ठ होता है उसके अंदर जो मेन एडिंग होती है ना
सबसे पहले मोटे मोटे अक्षरों के अंदर छापी जाती है, मेन खबर होती है वो। इसके बाद घटते क्रम में छोटी छोटी खबरें हैं वो लास्ट के अंदर बताई जाती हैं। तो उसी को भी बोलते हैं साथियों उल्टा पिरामिड शैली। ये आप सभी ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि नाटक के प्रमुख तत्वों को आपको संक्षेप में लिखिए। तो नाटक के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा साथियों, एक तो कथानक हो जाएगा, ठीक है, एक तो अभी अभी आया ही था ये कथानक। तो दूसरा हो जाएगा पात्र हो जाएगा, एक तो पात्र हो जाएगा, एक हो जाएगा साथियों संवाद हो जाएगा, संवाद हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक भाषा हो जाएगी। तो ये आप सभी इसके तत्व है वो ध्यान में रखें नाटक की। 2023 की बोर्ड एग्जाम के, सॉरी 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। आप चाहो तो प्रीवियस पेपर वो उठाकर देख सकते हैं। इसके बाद देखो आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा साहित्यिक जीवन परिचय से संबंधित। यहाँ पर पूछा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामचंद्र शुक्ल का आपको साहित्यिक परिचय देना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब होता है। तो जन्म होता है साथियों 1898 के अंदर, ठीक है, 1898 के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? बंगाल के अंदर होता है साथियों, बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बात करें इसकी रचनाएं की, रचना कौन कौन सी हो जाएगी, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि रचना हो जाएगी, एक तो परिमल हो जाएगी, परिमल हो जाएगी, एक साथियों गीतिका हो जाएगी, ठीक है, गीतिका हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों नए पत्ते हो जाएगा, नए पत्ते हो जाएगा, एक हो जाएगा साथियों बेला हो जाएगी, ठीक है, बेला हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों ये आप सभी को बताना है, अर्चना हो जाएगी, अणिमा हो जाएगी। ये आपको अच्छे प्रकार से ध्यान में रखना है, देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद साथियों बात करें इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु होती है 1961 के अंदर। कब होती है? 1961 के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके बाद आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि ये मुक्त छंद के प्रवर्तक है वो माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। एमसीक्यूज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको साहित्यिक परिचय देना है। तो इनका जन्म कब होता है साथियों? 1884 के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? यूपी के अंदर होता है, और यूपी के साथियों बस्ती जिले के अगोना गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी याद रखना। इसके बाद बात करें इसकी रचनाएं की, तो रचनाएं हो जाएगी एक तो चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि 4 खंडों में विभाजित है, 4 खंडों के अंदर विभाजित है साथियों, ये भी ध्यान में रखें, देखने को भी मिल सकता है एमसीक्यूज के अंदर। इसके बाद बात करें साथियों रस मीमांसा, एक हो जाएगी जायसी ग्रंथावली, क्या हो जाएगी? जायसी ग्रंथावली हो जाएगी, एक हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, और हो जाएगा साथियों भ्रमरगीत सार। ये आप सभी ध्यान में रखें किसकी रचनाएं हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं होने वाली हैं। इसके बाद बात करें साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1941 के अंदर होती है, ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु होती है 1961 के अंदर, और रामचंद्र शुक्ल की होती है 1941 के अंदर। तो ये ध्यान में रखना आप सभी। इसके बाद बात करते हैं साथियों खंड श है वो आपको देखने को मिलता है, और इसके उत्तर आपको 60 शब्दों के अंदर देने हैं, और 3-3 नंबर के क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि बसंत आया कविता की मूल संवेदना अपने शब्दों के अंदर लिखिए। ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, आप सभी कर लेना। चाहो तो आप ये कर सकते हैं, चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं जानहूं निज नाथ सुबाहु में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं का उल्लेख है वो किया है। तो ये आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि शेर लघु कथा में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करना है, या आप ये भी कर सकते हैं कि यशस अराफात का व्यक्तित्व सहजता सरलता तथा सेवा भाव से ओतप्रोत था। गांधी नेहरू यशस अराफात पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। इसके बाद साथियों आपको 18वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आशा से ज्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं होती, पंक्ति के आधार पर सूरदास की मनोदशा का आपको वर्णन करना है। सूरदास की झोपड़ी चैप्टर से ये लिया गया है। इसके बाद साथियों प्रकृति सजीव नारी बन गई है, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधित मान्यता स्पष्ट कीजिए। ये आपको 5 नंबर का देखने को, 3 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको खंड द, और खंड द के अंदर आप सभी को पता है सहप्रसंग व्याख्या देखने को मिलती है, और ये आपको टोटल है वो 5 नंबर की देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपके समक्ष आएगी गद्यांश की, इसके बाद आएगी पद्यांश की। तो देखो सबसे पहले आप सभी को पता है जब भी आप सहप्रसंग व्याख्या करो तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सहप्रसंग, 1 नंबर पॉइंट लगा दिया। इसके बाद आप सभी को लिखनी होती है व्याख्या, ठीक है, याद नहीं रहो तो यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले सहप्रसंग, इसके बाद साथियों यहाँ पर लिखेंगे सहप्रसंग, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे व्याख्या, इसके बाद लिखेंगे विशेष नीचे नीचे। तो इसके साथियों सहप्रसंग लिखेंगे सबसे पहले, कि इसको आप सभी अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये लिया गया साथियों, देखो संभव ने गौर किया, ठीक है, पुलक रोम रोम खिल उठा, ठीक है, गुलाबी परिधान,
इसका मतलब ये हो जाएगा दूसरा देवदास से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? दूसरा देवदास से लिया गया है, दूसरा देवदास से ये लिया गया है। ये आप सभी ध्यान में रखें। इसके रचनाकार कौन हो जाएगा, यानी कि इसकी लेखिका कौन है, तो वो हो जाएगी ममता कालिया, ममता कालिया। ये भी आप सभी ध्यान में रखें, ममता कालिया इसके रचनाकार हो जाएगा। इसके बाद साथियों आपको लिखना होगा, देखो सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे किस प्रकार से कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश आपको लिखाना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित दूसरा देवदास कहानी के रचनाकार ममता कालिया द्वारा रचित, इसके अंदर इस प्रकार से लिखेंगे, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित ममता कालिया द्वारा रचित दूसरा देवदास से लिया गया है और इसके अंदर इस प्रकार का वर्णन है वो किया गया है। ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। इसके बाद आप सभी लिखेंगे व्याख्या, यानी कि ये देखो 7 लाइनें हैं या 5-6 लाइनें जो भी हैं, इनको साथियों आपको 10 से 15 लाइनों के अंदर आपको लिख देना है। ठीक है, बड़ा कर देना, थोड़े बहुत अपने शब्द है वो जोड़ देना है। इसके बाद आप सभी को विशेष लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे? विशेष। 1-2 पॉइंट इसमें से उठा देना और बाकी आप सभी लिख देना कि भाषा सरल, सहज, प्रभावशाली है, इसके अंदर संभव के बारे में बताया गया है। ये आप सभी इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद देखो आपको अथवा के अंदर ये भी देखने को मिलेगा, अगर आपको ये नहीं लगता कि मेरे को इस चैप्टर का नाम और इसके लेखक का नाम नहीं याद आ रहा, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि देखो धर्म का रहस्य जानने के प्रति मनुष्य न करे। अब ये हो जाएगा साथियों अपना घड़ी के पुर्जा, जो कि सुमेरिनी के मन के चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक हो जाएगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आप सभी को पता होना चाहिए और उसी प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले सप्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। अब देखो यहाँ पर देखने को मिलता है पद्यांश और इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये भी आपको टोटल 5 नंबर का देखने को मिलेगा। गद्यांश की जगह पर आपको पद्यांश जरूर लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको इसका भी पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है साथियों विद्यापति की पदावली से। ठीक है, किससे लिया गया है? विद्यापति की पदावली से लिया गया है। अब देखो विद्यापति की पदावली से लिया गया है। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए और इसको भी साथियों उसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद बात करें साथियों अथवा की, तो अथवा के अंदर लिया गया है साथियों देवसेना का गीत से। ठीक है, देवसेना का गीत से ये लिया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ये आप सभी ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए, देखने को भी मिल सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको अंतिम क्वेश्चन देखने को मिलेगा निम्न से संबंधित। और देखो यहाँ पर क्या पूछा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 400 शब्दों के अंदर आपको निबंध लिखना है, जो कि आपको टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगी। 400 शब्दों के मतलब 3.5 पेज, मिनिमम से मिनिमम 3.5 पेज तो आपको लिखने ही होंगे। तो पहला निबंध है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा है साथियों आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, तीसरा निबंध है अपना वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं नैतिक शिक्षा, और चौथा हो जाएगा मेरा प्रिय कवि। तो आप इन चारों में से कोई सा भी निबंध है वो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और जिनमें से आपको 3.5 पेज है वो भरना है। आशा करता हूँ साथियों आप सभी ये क्वेश्चन है वो कर लोगे और ये पेपर साथियों आपको बताना है कैसा है, इजी है या हार्ड है, और आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन है वो आते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथी देख सकते हैं ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का। और आप सभी को पता होगा आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो 5 अप्रैल को होने वाला है। तो आप सभी साथी इस पेपर को ध्यानपूर्वक पूरा देखें और इसको अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम में साथियों 100% इसमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर जाते हैं तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है कि रोल नंबर है वो लिखना होता है। इसके बाद आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। टोटल आपको 80 नंबर का पेपर वो देखने को मिलता है। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश, इन सभी का आपको ध्यानपूर्वक है वो पढ़ लेना है। और देखो परीक्षा के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है, सभी क्वेश्चन आप सभी को करके आने हैं, चाहे आपको आए या नहीं आए, क्वेश्चन आपको सभी करके आने हैं तो आने हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और साथ में आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा और साथ में आपको साथियों इन क्वेश्चनों के जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पेपर के अंदर खंड ए, और खंड ए के अंदर साथियों एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो साथ में आपको इनको हल करने का प्रयास भी करना है ताकि आप सभी की तैयारी है वो और ज्यादा अच्छी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या पूछा है, पहले चैप्टर से ही पूछा है कि कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया।
अब देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त आप सभी को करना होगा। अब देखो इसको याद किस प्रकार से रखोगे, का से कार्नेलिया का गीत, च से चंद्रगुप्त, तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है, कांच नाम, ठीक है। का से कार्नेलिया का गीत और च से चंद्रगुप्त, ठीक है। कांच वो होता है दर्पण जो अपना चेहरा देखते हैं। एक साथियों आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक रचना होता है जिसका नाम है देवसेना का गीत। तो इसके लिए आप सभी याद रखेंगे देश नाम, ठीक है। दे से देवसेना का गीत और स से स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त हो जाएगा राइट जवाब अगर देवसेना का गीत पूछे तो। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी याद रखना, कभी कंफ्यूज है वो नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है कि भट्ट राम का प्रेम खंड रामचरितमानस के किस भाग से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अयोध्या कांड से लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन कि सुमिरिनी के मन के अध्याय में कितने निबंध है वो दिए गए हैं। तो आप सभी को पता है 3 निबंध दिए गए हैं, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। बालक बच गया है, घड़ी के पुर्जे और एक लास्ट है डेले चुन लो, तो ये आप सभी ध्यान में रखना। इसके बाद बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो वो होता है साथियों 1929 के अंदर, ठीक है। कब होता है 1929 के अंदर होता है, तो कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर होता है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद बात करें साथियों पांचवें क्वेश्चन की कि सूरदास की झोपड़ी में आग है वो किसने लगाई थी। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूरदास की झोपड़ी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी, वो लगाई थी भैरव नामक व्यक्ति ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि कोयया का दूसरा नाम है, तो क्या हो जाएगा, कुमुद हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्या बताओगे, कुमुद बताओगे। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है सातवें क्वेश्चन की सुजनी किसे कहते हैं, ठीक है। तो सुजनी कहते हैं साथियों सुई की डोरी से बनी कथरी को सुजनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे, और ये अपना चैप्टर है विस्कोर की माटी से लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगला आठवां क्वेश्चन क्या कहता है। देखो आठवां क्वेश्चन कहता है कि अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ की मूल समस्या है, तो कौन सी समस्या हो जाएगी, पर्यावरण संबंधित चिंता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों क्या कहता है नौवां क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन होने वाला अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से। तो देखो इसका राइट जवाब क्या बताएंगे आप सभी, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है। तो क्या हो जाएगा साथियों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल यहाँ पर शब्द है वो राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करें 10वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की किस मूल विशेषता का ध्यान है वो रखना चाहिए। तो क्या करोगे यहाँ पर राइट जवाब, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समय का बंधन, ठीक है। यहाँ पर आप सभी ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब बता देंगे। और देखो साथियों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, कंप्लीट आपको देख के जाना साथियों, गारंटी के साथ कहता हूँ 5 से 10 क्वेश्चन वो आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है कि सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन कहलाता है, तो वो कहलाता है साथियों फीचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि तथ्यों की खोज व विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है साथियों विशेष रिपोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है साथियों फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन, और ये आपको 6 है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहा जाता है साथियों, तो वो कहा जाता है गुण कहा जाता है, ठीक है, गुण कहा जाता है। अब आप सभी को एक बात बताऊं, 2023 की बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला था यही, ठीक है। वहां पर देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखने को मिल गया था, यानी कि पूरी लाइन यहाँ से ये देखने को मिली थी, लेकिन रस शब्द है वो खाली छोड़ दिया था, यानी कि ब्लैंक शब्द आया था रस, तो वहां पर लिखना था साथियों रस, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप सभी इसको अच्छे प्रकार से नोट करना है दिमाग के अंदर, ठीक है, अच्छे प्रकार से तैयार वो कर लीजिए, आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, इस पंक्ति में काव्य दोष है, तो कौन सा दोष हो जाएगा साथियों, तो ग्राम तत्व है, ठीक है, ग्राम तत्व दोष हो जाएगा, ग्राम तत्व दोष यहाँ पर आप सभी इसके अंदर बनेंगे, ये आप सभी ध्यान में रखना। अब देखो ग्राम तत्व की विशेषता परिभाषा क्या होती है साथियों की, ऐसे काव्य जहां पर ग्रामीण शब्दों का उपयोग वो किया जाता है उसे बोलते हैं ग्राम तत्व दोष, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 वर्णों के समूह को खालिस्तान कहा जाता है, तो गण कहा जाता है, आप सभी को पता होगा।
इसके बाद बात करते हैं साथियों चौथा क्वेश्चन की, गीति का छंद में खालिस्तान व खालिस्तान मात्राओं पर यति लगती है। तो कितने कितने मात्राओं पर यति लगती है? 14 और 12 पर। इसके अंदर आप सभी पढ़ेंगे 14 और इसके अंदर लिखेंगे 12, ठीक है। और टोटल शब्द होते हैं इसके अंदर 26। कितने होते हैं साथियों? 26 होते हैं। अब आप सभी को पता है एक छंद हो रहा है हरि गीति का छंद, इसके अंदर लगते हैं साथियों 16 और 12 पर, ठीक है। 16 और 12 पर लगती हैं, टोटल 28 मात्राएं होती हैं। ये भी आप सभी याद रखना, कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना। गीतिका के अंदर लगती हैं 14 और 12 पर और 26 देखने को मिलती हैं, और हरि गीतिका के अंदर 16 और 12 के ऊपर लगती है यति। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगले 5वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि जब काव्य में अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहां खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है साथियों? अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार है वो वहां पर होता है। इसके बाद बात करते हैं छठा क्वेश्चन और अंतिम खालिस्तान का क्वेश्चन की, प्रतीप अलंकार का खालिस्तान अलंकार का विपरीत है। तो कौन सा अलंकार है जो प्रतीप अलंकार का बिल्कुल उल्टा है? तो आप सभी को पता है उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर उपमा बनेंगे इसके अंदर। आगे बात करते हैं, देखो आगे आप सभी को देखने को मिलेगा अफटित गद्यांश, ठीक है। अफटित गद्यांश देखने को मिलेगा जो कि आपको टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगा। इसको साथियों आपको ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है 1-2 बार। इसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनको आपको जवाब देने का प्रयास है वो करना है। आप सभी देख सकते हैं इनके उत्तर वो आप सभी को नए बताऊंगा, मैं आगे वाले क्वेश्चनों के बताऊंगा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा अफटित पद्यांश, ठीक है। ये भी आपको टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगा और इसको भी आप सभी को ध्यानपूर्वक है वो पढ़ना है। आशा करता हूं आप सभी ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब देखो साथियों यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलता है खंड ब, और खंड ब के अंदर साथियों आप सभी को पता है 2-2 नंबर की क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं और अधिकतम शब्द सीमा 40 से होने वाली है, यानी कि 4 लाइनों के अंदर आपको इनके उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि अच्छा इसे भी घेर लिया, यह कथन किसने किससे व क्यों कहा था। तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे? यह कथन साथियों गांधी जी ने नेहरू के लिए कहा था जब साथियों कश्मीर के अंदर साथियों उनका भव्य समागम हो रहा था, तब ये बात बोली थी उन्होंने, ठीक है, गांधी जी ने। यहाँ पर राइट जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी ने नेहरू के लिए ये शब्द है वो बोला था। और ये साथियों अपना चैप्टर होने वाला है गांधी नेहरू यास्यस अराफात वाला। किसके द्वारा लिखा गया है? भीष्म सानी के द्वारा लिखा गया। ये भी आप सभी याद रखना। इसके बाद बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि नानी के बार बार कहने पर भी संभव भोजन क्यों नहीं कर रहा था, स्पष्ट है वो कीजिए। तो आप सभी को पता है संभव वाला चैप्टर है वो ममता कालिया द्वारा रचित, दूसरा देवदास से होने वाला है। और इसका राइट जवाब आप सभी बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है उस टाइम के ऊपर संभव है वो मंदिर का दृश्य है वो देख रहा था, जो लड़की उस समय उसको मिली थी उसकी उसे याद आ रही थी, और संभव है वो विचार कर रहा था कि उस लड़की से कल है वो किस प्रकार से मिला जाए। इसी प्रकार से नानी के बार बार कहने पर भी संभव है वो भोजन नहीं कर रहा था, खाना है वो नहीं खा रहा था। अगला 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि बूंद का सागर से अलग होना किस बात का एहसास है वो देता है। तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे कि बूंद का सागर से अलग होना आज़ादी और अस्तित्व को सार्थक करने का एहसास है वो देता है। कवि ने बूंद और सागर के जरिए जीवन के अलग अलग पहलुओं को दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 8वां क्वेश्चन कि फाल्गुन मास में नायिका नागमती का विरह चौगुना क्यों हो जाता है, यानी कि 4 गुना है वो क्यों बढ़ जाता है फाल्गुन के अंदर। तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे? आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो फाल्गुन का महीना है इस महीने के अंदर तेज हवाएं, पेड़ों के पत्ते वो झड़ने लगते हैं। इसके बाद साथियों पेड़ पौधों और प्रकृति को नया जीवन मिलता है। लेकिन साथियों जो नागमती होने वाली है उसको अपने पति से मिल नहीं पाती है, ठीक है। और पति कौन होने वाला है? उनका पति होने वाला है राजा रतन सेन, ठीक है। उससे नहीं मिल पाती है, इसके कारण उसकी दशा है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पर आप सभी ये बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों 9वां क्वेश्चन की। क्या कहता है कि सूरदास धन संचय करके क्या क्या करना चाहता था। ये अपना चैप्टर होने वाला है सूरदास की झोपड़ी में। तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे? सूरदास है वो गया के अंदर पिंडदान करना चाहता था, मिठवा की शादी करना चाहता था, गांव में कुआं है वो बनाना चाहता था। तो ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। आगे देखो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोयया क्या है, इसकी विशेषताएं लिखी। कोयया क्या है? तो कोयया आप सभी को पता है इस एक साथियों पुष्प है, ठीक है। कोयया कोई क्या बोलते हैं? कोयया कोई साथियों कुमुद बोलते हैं, ठीक है। कुमुद भी बोलते हैं, कोका बेली भी बोलते हैं, ठीक है, कोका बेली भी बोलते हैं। ये आप सभी ध्यान में रखिए। और इसकी 2 विशेषताएं पूछी है। विशेषताएं का क्या हो जाएंगी? तो आप सभी को पता ही है पानी के अंदर उग सकता है आसानी से, यानी कि पानी के जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर भी आसानी से उग जाता है, और इसकी खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। मैंने बताया ना आप सभी को 4 लाइनों के अंदर इनका उत्तर देने का प्रयास है वो करना आप सभी को।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि व्यक्तिरेख अलंकार की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपसे भी क्या बताएंगे, जब काव्य में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, अर्थात उपमेय की विशेषता को उपमान की तुलना में अधिक दर्शाया जाता है, वहां पर क्या होता है, व्यक्तिरेख अलंकार होता है। तो ये आपसे भी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय दीजिए। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कई बार देखने को भी मिला है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, आप सभी को पता होना चाहिए कि हजारी प्रसाद का जन्म है वो कब होता है। तो आप सभी को पता है 1907 के अंदर। कहाँ पर होता है, 1907 के अंदर साथियों, यूपी के बलिया जिले के चकिया गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी ध्यान में रखें। बात करें इसकी रचनाएं की, तो रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी साथियों, रचनाएं हो जाएगी एक तो अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, एक हो जाएगा अनामदास का पोथा, एक हो जाएगा साथियों कल्पलता, एक हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये आप सभी इसके अंदर ध्यान में रखना है। बात करें साथियों इनके पुरस्कार की, तो पुरस्कार हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, और पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया था। मृत्यु होती साथियों 1979 के अंदर। ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद बात करते हैं रघुवीर शाही का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इनका जन्म होता है 1929 के अंदर। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर होता है साथियों, यूपी के अंदर है ये। और बात करें इसकी रचनाएं की, तो वो जाएगी लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप। इनकी मृत्यु होती साथियों 1990 के अंदर। ये भी आप सभी ध्यान में रखें। इनको पुरस्कार मिला था लोग भूल गए के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, कई बार देखने को भी मिला है। अगला 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बीट रिपोर्टिंग व विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। तो आप सभी क्या बता सकते हैं इसके अंदर। बीट रिपोर्टिंग साथियों वे होती हैं जो एक ही रिपोर्टर लगातार एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर जो ध्यान केंद्रित करता है, जबकि साथियों विशेषीकृत रिपोर्टिंग वो होती है जो उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होने के पश्चात जानकारी देता है, उसे बोलते हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग। तो ये आप सभी ध्यान में रखना। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबंधित करता है, कैसे और लिखिए। तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे, ये आप सभी को अपने आप से कर लेना है। 16वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि कहानी में द्वंद्व तत्व के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी राइट जवाब क्या बता सकते हैं कि आप सभी को पता है कहानी में द्वंद्व कहानी को रोचक गतिमान प्रदान करता है और पाठक को कहानी के अंदर बांधे रखता है। तो ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। अब बात करते हैं आगे खंड 6, और खंड 6 के अंदर आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे, और 60 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। तो 17वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि औद्योगिकरण से पर्यावरण को व्यापक पैमाने पर नुकसान हो रहा है, इस कथन के संदर्भ में अपने विचार है वो व्यक्त कीजिए। या तो आप ये कर सकते हैं या आप ये भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चार हाथ कहानी के माध्यम से समाज के पूंजीपति वर्ग की संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया गया है, कैसे। ये आपको इसके अंदर लिखना है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्नेलिया का गीत कविता में भारत की किन किन विशेषता का वर्णन है वो किया गया है, अपने शब्दों के अंदर लिखिए। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं, भारत सुंदर और मधुमेह देश है, यहाँ पर विदेशी लोगों को आश्रय मिलता है, यहाँ पर शीतल मंद और सुगंधित हवाएं चलती हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग हैं वो दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। आगे आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, गीतावली के पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि माता कौशल्या वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति है। और आगे बात करते हैं 19वां क्वेश्चन जो कि आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा अपनी अंतराल बुक से। क्या कहता है कि विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की अपसभ्यता क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। और देखो 80 से 100 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर वर्षा ऋतु व ग्रामीण परिवेश में मनोहारी दृश्य का आपको चित्रण है वो करना है। खंड द देखो साथियों यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड द के अंदर आप सभी को पता है सप्रसंग व्याख्या वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप सभी को सप्रसंग लिखनी होती है, इसके बाद आप सभी को व्याख्या वो लिखनी होती है, और ये आपको टोटल है वो 5 नंबर की देखने को मिलेगी। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये आप सभी को पता होगा कि संवंध्या कहानी अपनी उससे लिया गया है, और इसके लेखक कौन हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। इसके बाद बात करें साथियों अथवा केंद्र, आप सभी को पता है ये लिया गया है साथियों, देखो धर्म के रहस्य, यानी कि अपना जो घड़ी का पुर्जा वाला चैप्टर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। इसके बाद देखो आपको एक सप्रसंग व्याख्या देखने को मिलेगी पद्यांश की, ये भी आपको 5 नंबर की देखने को मिलेगी। इसके अंदर भी आप सभी को पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये लिया गया है साथियों अगे से। ठीक है, आगे की जो अपनी रचना होने वाली है यह है दीप अकेला, इससे ये लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा साथियों अपना लिया गया है साथियों बनारस से। ठीक है, बनारस से ये चैप्टर लिया गया है। इसके लेखक का नाम हो जाएगा केदारनाथ। ठीक है, कवि केदारनाथ द्वारा लिखा गया है। इसके बाद साथियों आपको अंतिम क्वेश्चन देखने को मिलता है 6 नंबर का, जो कि आपको निबंध वो करना होता है 400 शब्दों के अंदर, यानी कि 3.5 पेजों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। तो पहला यहाँ पर पूछा है कि मेक इन इंडिया
या आप इस पर भी कर सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की उपयोगिता, जल संरक्षण का महत्व। तो आप सभी इनमें से कोई सा भी निबंध है वो कर सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों ये पेपर वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने सोल्व भी किया होगा और आपने कई क्वेश्चन वो सही भी हुए होंगे। नमस्कार हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो अपनी फर्स्ट बुक है अंतरा बुक के साथियों पद्य और गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं इन सभी चैप्टरों के साथियों महत्वपूर्ण MCQs के क्वेश्चन है वो आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए सबसे पहले साथियों आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी साथी इस वीडियो को 100% पूरा देख लेते हैं तो साथियों आपके आने वाले 5 अप्रैल के हिंदी साहित्य के पेपर के अंदर आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन वो आपको इजीली इस वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए कहता हूं साथियों वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा है वो आपको एग्जाम के अंदर देख के जाना है। क्वेश्चन साथियों यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें साथियों और वीडियो को साथियों क्या करना आप सभी को लाइक करना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देने का प्रयास भी करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको सभी के क्वेश्चनों के जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला आप सभी को पता है अपना चैप्टर आता है अंतरा बुक का पद्य खंड का जयशंकर प्रसाद और साथियों इसके द्वारा रचित अपने सिलेबस के अंदर 2 कविता दी गई है। पहली कविता अपनी देवसेना का गीत और दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। तो चलिए देखते हैं। तो पहला आप सभी के समक्ष क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि देवसेना का गीत है ये प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। बहुत बार साथियों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को भी मिला है। तो बिल्कुल साथियों देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। ये क्वेश्चन साथियों कई बार वन लाइनर के अंदर भी देखने को मिला है, MCQs के अंदर भी आया हुआ है। तो साथियों इसको नाम याद रखने की मैंने एक ट्रिक बना रखी है वो आप सभी देख लें। आप सभी को देश नाम ध्यान में रखना है। देश ही हो जाएगा साथियों देवसेना का गीत और सैस ही हो जाएगा स्कंदगुप्त। इस प्रकार से अगर आप सभी ये नाम ध्यान में रखते हैं तो कभी इस क्वेश्चन को गलत है वो नहीं करोगी। आगे बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है साथियों की कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो ये लिया गया है साथियों चंद्रगुप्त से। ठीक है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। तो इसको नाम को ध्यान में रखना साथियों कांच नाम को। ठीक है इसके लिए क्या नाम ध्यान में रखोगे, कांच नाम। काशी हो जाएगा साथियों कार्नेलिया का गीत और चैसी हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है देखो कई बार हम क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कंदगुप्त आएगा या चंद्रगुप्त आएगा, इसीलिए साथियों ये नाम ध्यान में रखोगे तो कभी कंफ्यूज में नहीं होगी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म होता साथियों 1889 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। कहाँ पर होता है साथियों, काशी के अंदर होता है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखो आप सभी को पता होगा अपने सिलेबस के अंदर एक साहित्यिक परिचय भी आने वाला है। उसको चाहो तो आप जीवन परिचय बोल दो या साहित्यिक परिचय बोल दो, एक ही बात है। अब आप सभी को देखो मैं जीवन परिचय भी करा देता हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म साथियों होता है 1889 के अंदर। कहाँ पर होता है, काशी के अंदर होता है। बात करें साथियों इसकी रचना की, रचना कौन कौन सी हो जाएगी तो आप सभी को पता है। एक तो हो जाएगा आंसू, क्या हो जाएगा आंसू हो जाएगा। एक साथी हो जाएगा लहर, ठीक है लहर हो जाएगा। एक हो जाएगा साथियों तितली, क्या हो जाएगा तितली हो जाएगा साथियों तितली। एक क्या हो जाएगा साथियों आकाशदीप, आकाशदीप ये ध्यान में रखना आप सभी को। एक हो जाएगा साथियों झरना, झरना ये नाम आप सभी को ध्यान में रखना है। अब देखो आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु कब होती है। जन्म तो साथियों हो गया 1889 के अंदर, इनकी मृत्यु होती है 1937 के अंदर। ठीक है 1937 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। और ये किस प्रकार के कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं कवि जयशंकर प्रसाद। ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि जयशंकर प्रसाद का निम्न में से कौन सा उपन्यास है वो अधूरा है, यानी कि पूरा है वो नहीं हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इरावती आप सभी को करना होगा। आगे बात करते हैं साथियों। क्या कहता है कि देवसेना जीवन में किसको पाना चाहती थी। तो वो पाना चाहती थी साथियों स्कंदगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन की क्या कहता है कि कार्नेलिया किसकी बेटी थी। तो वो हो जाएगी साथियों सेल्यूकस की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थल कौन सा है। तो वो हो जाएगा काशी, अभी अभी बताया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस पंक्ति में मधुमेह देश है वो किसे कहा गया है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्नेलिया का गीत से एक क्वेश्चन है वो लिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। यहाँ पर आप सभी को राइट जवाब बताना होगा।
इसके बाद बात करते हैं साथियों 9वां क्वेश्चन की। क्या कहता है कि देवसेना का गीत कविता में विहाग शब्द का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब करेंगे आप सभी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्धरात्रि में गाया जाने वाले गीत को क्या बोला जाता है? विहाग वो बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। चलिए साथियों अगले चैप्टर के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो साथियों ये देखो अपना अगला चैप्टर होने वाला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला, और आप सभी को पता है इसकी साथियों अपने सिलेबस के अंदर एक रचना दी गई है जिसका नाम होने वाला साथियों सरोज स्मृति। क्या नाम होने वाला है? सरोज स्मृति साथियों अपने सिलेबस के अंदर इसकी रचना है वो दी गई है। चलिए देखते हैं इनसे बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम था, तो क्या नाम था साथियों? सूर्य कुमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे, देखने को भी मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सरोज स्मृति कविता केंद्रित है, तो बिल्कुल साथियों सरोज स्मृति कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री साथियों दिवंगत पुत्री के ऊपर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो निम्न में से मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। तो वो हो जाएगा साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना होगा। इसके बाद देखो साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निराला रचनावली ठीक है कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब आप सभी को करना होगा। 8 खंडों में प्रकाशित हुई है निराला रचनावली। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है कि निराला का जन्म कब होता है? तो वो होता है साथियों कब होता है? वो होता है 1899 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे 5वें का। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर होता है? बंगाल के अंदर होता है साथियों, ठीक है। बंगाल के साथियों मेदिनीपुर जिले के अंदर महिसादल गांव के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? महिसादल गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की, तो रचना कौन कौन सी हो जाएगी साथियों? बात करें इनकी रचनाएं की तो वो हो जाएगी नए पत्ते, ठीक है, नए पत्ते हो जाएगा। एक हो जाएगा साथियों इनकी रचना गीतिका, और गीतिका साथियों आप सभी को ये भी पता छंद भी है अपना। एक हो जाएगा साथियों बेला, एक हो जाएगा बेला, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद हो जाएगा साथियों एक अणिमा, अणिमा। इसके बाद बात करें साथियों अगली हो जाएगी कुकुरमुता, एक हो जाएगी अनामिका। तो ये आप सभी को इनकी रचना है वो ध्यान में रखनी है 4-5। अब बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु कब होती है, ठीक है। मृत्यु होती है साथियों 1961 के अंदर, ठीक है। जन्म कब होता है? 1899 के अंदर, और मृत्यु हो जाती है 1961 के अंदर। ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है कि निराला की पुत्री का क्या नाम था? तो वो नाम था साथियों सरोज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें जूही की कली कविता है वो कब प्रकाशित हुई? तो वो होती है साथियों 1916 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। चलिए साथियों देखते हैं अगले तीसरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखो साथियों अपना तीसरा चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायी अगे के द्वारा लिखित। अपने सिलेबस के अंदर साथियों 2 कविताएं दी गई है। पहली हो जाएगी यह दीप अकेला, और दूसरी हो जाएगी साथियों मैंने देखा एक बूंद। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है। कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब वो डालते रहिए। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संबंध है वो अगे से नहीं है? चलिए साथियों इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि हंस का संबंध है वो अगे जी से नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी साहित्य में सप्तक परंपरा की शुरुआत है वो किसने की थी? तो वो की थी साथियों अगे जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि यह दीप अकेला कविता में दीप है वो किसका प्रतीक है? एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये तीसरा क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्ति का प्रतीक है दीपक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद है वो किसका प्रतीक है? एक तो दीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है, और बूंद किसका प्रतीक है ये आप सभी को बताना है। तो क्या करोगे साथियों इसके अंदर आप सभी राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे, यानी कि जीवन की नश्वरता का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे बात करते हैं साथियों अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी। क्या पूछा कि अगे का जन्म कब हुआ था? ये आप सभी को बताना है। तो साथियों अगे का जन्म होता है 1911 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। कहां पर होता है साथियों? उत्तर प्रदेश के साथियों कुशीनगर के अंदर होता है, कुशीनगर के अंदर होता है। ये भी आप सभी ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं साथियों इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। आप सभी को पता जीवन परिचय आने वाला है। तो रचनाएं की बात करें तो वो हो जाएगी एक तो नदी के दीप, ठीक है, नदी के द्वीप आप सभी ध्यान में रखना। वो किसकी रचना है? अगे जी की रचना है। दूसरी हो जाएगी साथियों परंपरा, परंपरा यानी कि पुराने समय से चली आ रही परंपरा,
तीसरी की बात करें साथियों वो हो जाएगा त्रिशंकु, त्रिशंकु भी हो जाएगा। एक हो जाएगी साथियों भगनदूत। ये आप सभी ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं देखो अगले क्वेश्चन की, और बात कर लेते हैं साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। 1911 के अंदर जन्म और 1987 के अंदर ये खत्म हो जाते हैं, तो ये आप सभी को बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या कहता है कि आगे का जन्म स्थान है, तो वो हो जाएगी साथियों कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर कहाँ पर है, यूपी के अंदर साथियों, देवरिया जिला के अंदर है। ठीक है, देवरिया जिला के अंदर, ये भी आप सभी ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं देखो अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि आगे की संपूर्ण कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब करेंगे, यानी कि सदानीरा टू बाग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता सकते हैं 7वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, ये कहता है कि यह दीप अकेला कविता में समीदा शब्द का क्या अर्थ है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यज्ञ की सामग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद बात करें साथियों 9वां क्वेश्चन की, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परिमल आप सभी को बताना होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अब देखो इनकी रचनाएं ये हो जाएगी, देखो ये आप सभी याद है वो कर सकते हैं। अगले चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं साथियों आप सभी को पता है अपना चौथा चैप्टर होने वाला केदारनाथ का, और आप सभी को पता है कवि केदारनाथ की अपने सिलेबस के अंदर 2 रचना दी गई हैं। पहली हो जाएगी साथियों बनारस कविता, और दूसरी हो जाएगी साथियों दिशा कविता। कौन सी हो जाएगी, दिशा कविता। नाम आप सभी ध्यान में रख लीजिए कविताओं का, क्योंकि आप सभी को पता है 5 नंबर की 100% व्याख्या भी आने वाली है, इसलिए नाम और कवि का नाम आप सभी को पता है वो होना चाहिए। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि बनारस कविता के रचयिता हैं, तो वो हो जाएगा साथियों कवि केदारनाथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगला दूसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है, देखो ये कहता है कि और खाली होता यह शहर, यहाँ शहर शब्द किस नगर के लिए प्रयुक्त है वो हुआ है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर बनारस की बात है वो की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1937 के अंदर होता है। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखें। और कहाँ पर होता है साथियों, यूपी के साथियों बलिया जिले के अंदर। ठीक है, कहाँ पर होता है, बलिया जिले के साथियों चकिया गांव के अंदर होता है, चकिया गांव के अंदर होता है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। 1937 के अंदर इनका जन्म होता है। बात कर लेते हैं इनके रचना की, रचना कौन कौन सी है। रचना हो जाएगी साथियों एक तो जमीन पक रही है। ठीक है, जमीन पक रही है, जमीन पक गई है। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखना। इसके बाद साथियों एक हो जाएगी यहां से देखो, यहां से देखो। एक हो जाएगी साथियों इसकी अकाल और सारस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकाल और सारस, ये ध्यान में रखना, अकाल और सारस हो जाएगी। एक हो जाएगी साथियों कब्रिस्तान में पंचायत, और साथियों अकाल और सारस रचना है ना, इसके ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी दिया गया था, ये आप सभी ध्यान में रख सकते हैं। बात करें साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। मृत्यु होती है साथियों 2018 के अंदर, सॉरी 2018 के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है, ये आप सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद बात करते हैं साथियों चौथा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि केदारनाथ सिंह को किस विषय पर पीएचडी की उपाधि है वो मिली थी, तो बताओ यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या करेंगे। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, ये आप सभी को बताना होगा। सॉरी साथियों इनका जन्म कहाँ पर होता है, 1937 के अंदर नहीं होता है, 1934 के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। ठीक है, तीसरे का क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी करेंगे। और इनको साथियों पीएचडी की उपाधि मिलती है, वो मिलती है आधुनिक हिंदी कविता के बिंब विधान के ऊपर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो राइट जवाब आप सभी करेंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि केदारनाथ सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है, तो बिल्कुल साथियों 5वें का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी, यानी कि अकाल और सारस के ऊपर। अभी अभी हमने चर्चा भी की थी, और ये रचनाएं आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। जहाँ से देखो जमीन पक रही है, अकाल और सारस, और अभी बिल्कुल अभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या कहता है कि कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह के रचयिता हैं, तो वो हो जाएगी साथियों कवि केदारनाथ सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगला क्वेश्चन की दिशा कविता का विषय है, तो वो हो जाएगा साथियों बाल मनोविज्ञान, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं अगले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखो साथियों अपना 5वां चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है रघुवीर साई। क्या नाम है, रघुवीर साई अपना चैप्टर होने वाला है। और इसके साथियों अपने सिलेबस के अंदर 2 कविता दी गई है। पहली हो जाएगी बसंत आया,
कौन सी हो जाएगी, बसंत आया कविता हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी साथियों तोड़ो कविता। कौन सी हो जाएगी, तोड़ो कविता। ये नाम आप सभी ध्यान में रख लीजिए। अब देखो बात करते हैं, इनका जन्म स्थान पूछ रहा है, कवि रघुवीर शाही का जन्म है वो कब हुआ था, ये आप सभी को बताना है। तो ये होता है साथियों 1929 के अंदर। कहाँ पर होता है साथियों, यूपी के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश। अधिकतर साथियों जो अपने सिलेबस के अंदर बताए गए ना, उन सभी का जन्म होता है यूपी के अंदर, एक घनकर एक की, ठीक है। तो ये आप सभी ध्यान में रखना। और कहाँ पर होता है साथियों, लखनऊ के अंदर। यूपी की राजधानी साथियों लखनऊ है, लखनऊ के अंदर इनका जन्म स्थान होता है। ये क्या काम करते थे, पत्रकार थे साथियों, पेशे से क्या थे, पत्रकार थे, ठीक है। ये आप सभी ध्यान में रखना। बात करें साथियों इनके रचनाएं कौन कौन सी थी, तो बात करें इनकी रचनाएं हो जाएगी साथियों, एक तो रचना की बात करें तो एक तो हो जाएगी हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये आप सभी ध्यान में रखना। एक हो जाएगी साथियों आत्महत्या के विरुद्ध, क्या हो जाएगी, आत्महत्या के विरुद्ध, ये आप सभी ध्यान में, आत्महत्या के विरुद्ध, ये आप सभी ध्यान में रखें। तीसरी हो जाएगी साथियों लोग भूल गए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग भूल गए हैं, ठीक है, लोग भूल गए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी होने वाली है, ठीक है। ये हो जाएगी साथियों, ध्यान में रखना। एक हो जाएगी साथियों सीढ़ियों के ऊपर धूप। अब देखो बात करते हैं इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु होती है साथियों 1990 के अंदर। कब होती है, 1990 के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। जन्म होता है 1929 के अंदर और मृत्यु 1990 के अंदर हो जाती है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। अब आप सभी को पता होगा इनको एक पुरस्कार भी दिया गया था, पुरस्कार भी दिया गया था, वो दिया गया था साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार वो दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब आप सभी को मुझे कमेंट पे करके बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कवि रघुवीर शाही को किस रचना के ऊपर दिया गया था। ये आप सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट है वो आप सभी के देख रहा हूँ, बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे बहन दा कहती है पंक्ति में दा शब्द का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा चौथे का राइट जवाब। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बड़ा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखो पांचवा क्या कहता है कि तोड़ो कविता का मूल भाव है, तो क्या बताएंगे पांचवे का राइट जवाब। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उद्बोधक परक आप सभी को करना होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। तो चलिए साथियों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अपना चैप्टर है ये साथियों अपना छठा चैप्टर जिसका नाम है तुलसीदास। और आप सभी को पता है तुलसीदास की अपने सिलेबस के अंदर दो कविता दी गई है यानी कि रचना दी गई साथियों। पहली हो जाएगी भरत राम का प्रेम, भरत राम का प्रेम, नाम जरूर ध्यान में रख लीजिए साथियों, अभी भी आप सभी के समक्ष टाइम है वो बचा हुआ है। एक हो जाएगा साथियों पद, क्योंकि आप सभी को पता है इनसे आपको ना जब सहप्रसंग व्याख्या करोगे तब आपको इनकी जरूरत है वो पड़ेगी, और वो 5 नंबर की आने वाली है, फ्री फंड के नंबर है। आप सभी इनके नाम वो जरूर ध्यान में रख लेंगे तो ठीक है। अगर नाम भूल जाओगे तो बिल्कुल साथियों समझो जीरो है, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो बात करते हैं तुलसीदास का जन्म है वो कब होता है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1532 के अंदर इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है साथियों, ये होता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंदर, बांदा जिले के अंदर होता है, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। और राजापुर गांव के अंदर होता है, कहाँ पर होता है, राजापुर गांव है साथियों एक यूपी का, ये वहाँ पर इनका जन्म है वो होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं देखो, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो विनय पत्रिका, एक कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। एक हो जाएगी साथियों कर्षण गीतावली, कर्षण गीतावली हो जाएगी, ध्यान में रख लीजिए ये सभी। एक हो जाएगी साथियों विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद बात करें साथियों इनके गुरु कौन थे, तो गुरु थे साथियों इनका नरहरि दास, नरहरि दास इनका गुरु है वो हो जाएगा। ये भी आप सभी ध्यान में रखें, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है कि कवि तुलसीदास का गुरु का क्या नाम है, तो वो हो जाएगा साथियों नरहरि दास। आगे बात करते हैं देखो इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो मृत्यु होती है साथियों 1623 ईस्वी के अंदर, 1623 ईस्वी के अंदर साथियों काशी के अंदर होती है, ठीक है, काशी के अंदर होता है। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है काशी के अंदर और इनकी मृत्यु होती है काशी के अंदर तुलसीदास की। आगे बात करते हैं देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है साथियों रामचरितमानस को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। और इसकी रचना है वो साथियों इन्होंने की थी 1574 के अंदर, ठीक है, 1574 के अंदर इन्होंने लिखना वो स्टार्ट कर दिया था रामचरितमानस की पुस्तक को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की देखो क्या कहता है साथियों कि रामचरितमानस की रचना किन छंदों में की गई है। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो बिल्कुल दोहा और चौपाई के अंदर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे।
इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि तुलसीदास की रचनाओं में मुख्यतः कौन सी भाषा वो प्रयुक्त हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवधी भाषा प्रयुक्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है, देखो कि भरत राम का प्रेम खंड रामचरितमानस के किस भाग का अंश है। तो वो हो जाएगा साथियों अयोध्या कांड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे पांचवें क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है, और 100% व्याख्या के अंदर भी आप सभी को लिख सकते हैं कि अयोध्या कांड से ये पार्ट है वो लिया गया है, भरत राम का प्रेम, ताकि आपकी तैयारी मान लो 100% व्याख्या को 4 चांद है वो लग जाएंगे अगर आप सभी ये लिखते हैं तब। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है साथियों कि देखी न जाही बिकल महतारी, इस पंक्ति में महतारी शब्द का क्या अर्थ है वो लिया गया है, ये आप सभी बताओ मुझे, कमेंट करेंगे साथियों जल्दी जल्दी। तो बिल्कुल साथियों महतारी शब्द का अर्थ लिया गया है माता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कहता है कि ए बरबाजी बिलोकी, इस पंक्ति में बाजी शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल साथियों सातवें का ऑप्शन नंबर डी आप सभी बता रहे हैं, तो बिल्कुल घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप सभी, घोड़ा आप सभी को बताना होगा। तो चलिए साथियों देखते हैं अगले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। ये देखो साथियों अपना 7वां चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आप सभी को पता है मलिक मोहम्मद जायसी के अपने सिलेबस के अंदर एक कविता दी गई है, कौन सी, बारहमासा। कौन सी दी गई है साथियों, बारहमासा अपने सिलेबस के अंदर रचना है वो दी गई है, ये आप सभी ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं इनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जायसी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है, क्या बताएंगे आप सभी। पहले का राइट जवाब आप सभी कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप सभी बता रहे हैं, पद्मावत हो जाएगा। ठीक है, पद्मावत हो जाएगा साथियों, और ये इनका साथियों सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी है पद्मावत। आगे की और बात करते हैं साथियों दूसरा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि जायसी पद्मावत की भाषा कौन सी है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा अवधि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। आगे बात करते हैं जायसी द्वारा रचित बारहमासा किस ग्रंथ से लिया गया है। ये भी लिया गया है साथियों पद्मावत से। किससे लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है, ये भी ध्यान में रखना। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बारहमासा में किस नायिका के विरह का वर्णन है वो किया गया है। तो आप सभी को पता है नागमती का किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या कहता है, ये कहता है साथियों कि नागमती के विरह की तुलना है वो किससे की गई है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आप सभी कमेंट करके बताएंगे। हाँ बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चकई और कोकिल से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है साथियों, देखो ये कहता है कि असगन देवस घटा निशी बाडी, इस पंक्ति में अगहन का प्रचलित नाम है। तो क्या हो जाएगा साथियों, अगहन का प्रचलित नाम आप सभी को बताना है। तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मार्गशीर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताना है। अब देखो बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय के ऊपर। तो इनका जन्म कब होता है मलिक मोहम्मद जायसी का, ये आप सभी को मुझे बताना है। जन्म कब होता है साथियों, तो जन्म होता है साथियों 1542 के अंदर। कब होता है, 1542 ईस्वी के अंदर इनका जन्म है वो होता है। बात करें साथियों इनकी रचनाएं की, ठीक है, रचनाएं की बात करें तो देखो अभी यहाँ पर दे रखी थी ना, ये रही। एक तो हो जाएगी साथियों अखरावट इनकी रचना हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों पद्मावत हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों आखिरी कलाम। ये तीन ही रचनाएं साथियों इनकी। ठीक है, कितनी रचनाएं, तीन ही रचनाएं, एक तो हो जाएगी अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम। ये आप सभी इनको ध्यान में रखना है। और बात करें साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, साथियों मृत्यु कब होती है, मृत्यु कब होती है साथियों, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। सॉरी, मृत्यु होती है साथियों 1542 के अंदर। कब होती है, 1542 के अंदर होती है। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है यार। जन्म होता है 1492 के अंदर। कब होता है, 1492 के अंदर इनका जन्म है वो होता है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। कब होता है, 1492 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म होता है, और मृत्यु होती है साथियों 1542 के अंदर। ठीक है, जन्म होता है साथियों जायसी का, जायसी है तो मतलब जायस गांव के अंदर इनका जन्म होता है। यहाँ पर होता है जायस गांव के अंदर इनका जन्म है वो होता है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, देखो चैप्टर जो कि विद्यापति का है। ठीक है, और विद्यापति के साथियों अपने सिलेबस के अंदर क्या दिया गया है, पद दिए गए हैं, पद ये दिए गए हैं साथियों। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है, साथ में आपको जवाब देते हुए भी चलना है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि आदिकाल और भक्तिकाल की संधि कवि किसे है वो कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब कर देंगे, विद्यापति आपको बताना होगा। सुबह की वीडियो के अंदर साथियों हमने ये क्वेश्चन है वो लिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है।
अगला दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि विद्यापति किस राजा के अभिन्न मित्र, राजकवि एवं सलाहकार थे? क्या बताएंगे आप सभी दूसरे का राइट जवाब? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिथिला नरेश राजा शिव सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं, देखो अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यापति की कौन सी रचना में भक्ति और श्रृंगार की गुंज है वो दिखाई पड़ती है? क्या करेंगे आप सभी तीसरे का राइट जवाब? तो बिल्कुल पदावली आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें चौथे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि इतिहास में मैथिली कोकिल उपनाम से सुशोभित कवि हैं, तो कौन हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा साथियों, कौन हो जाएगा? विद्यापति आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है, देखो ये कहता है कि विद्यापति का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, ये आप सभी को बताना है। तो विद्यापति का जन्म होता है साथियों मधुबनी बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को बताना होगा। कहाँ पर होता है? मधुबनी बिहार के अंदर होता है। कब होता है ये आप सभी मुझे बताओ? वो होता है साथियों 1380 के अंदर। कब होता है? 1380 ईस्वी के अंदर इनका जन्म है वो होता है। बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु होती है 1460 के अंदर। ठीक है, 1460 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। ये भी आप सभी ध्यान में रखना, देखने को भी मिल सकता है। बात करें साथियों इनकी रचनाएं की, तो रचना कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी साथियों कीर्तिलता, कीर्तिलता हो जाएगी साथियों एक तो रचना इनकी। दूसरी हो जाएगी साथियों कीर्ति पताका, कीर्ति पताका हो जाएगी, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। एक हो जाएगी साथियों पदावली, ठीक है, पदावली, ये आप सभी ध्यान में रखना इनकी रचनाएं। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि ये कहता है कि विद्यापति के पदों में किसकी विरह वेदना वो व्यक्त हुई है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि नायिका राधा का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो विद्यापति करते नहीं है? तो क्या करेंगे यहाँ पर राइट जवाब आप सभी? विनय पत्रिका आप सभी को बताना होगा, और ये रचना आप सभी याद कर लीजिए, ठीक है। विनय पत्रिका किसकी है? किसकी है साथियों? तुलसीदास की हो जाएगी, तुलसीदास जी की हो जाएगी, ये आप सभी ध्यान में रखना। अभी अभी मैंने करवाई भी थी। आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की साथियों, देख लेते हैं उसको भी। साथियों अगला चैप्टर और अपना पद्य खंड का अंतिम चैप्टर होने वाला, जिसका नाम है घनानंद का। और घनानंद के साथियों अपने सिलेबस के अंदर कविता लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? कविता लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि घनानंद किस काल के कवि है वो माने जाते हैं, ठीक है, तो ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर पहले का राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीतिकाल हो जाएगा, ठीक है। क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना होगा। इसके बाद बात करें दूसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि घनानंद किसके दरबार में रहते थे, ठीक है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे कवि घनानंद, ये आप सभी को बताना होगा। आगे बात करते हैं साथियों कवि घनानंद किससे प्रेम है वो करते थे? तो सुजान से करते थे, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है चौथा क्वेश्चन की घनानंद की काव्य भाषा है, तो कौन सी भाषा हो जाएगी साथियों कवि घनानंद की? चौथे का राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि ब्रज आप सभी को बताना होगा। इसके बाद बात करें साथियों, क्या कहता है पांचवा क्वेश्चन, देखो ये कहता है कि आनाकानी आरसी निहारियो केदयो कोको पंक्ति में आरसी शब्द का क्या अर्थ है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों पांचवे का ऑप्शन नंबर सी है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि दर्पण, ठीक है, आरसी का मतलब दर्पण आप सभी को बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं छठा क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी रचना कवि घनानंद की नहीं है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामचंद्रिका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अब बात करते हैं साथियों इनके जन्म कब होता है कवि घनानंद का, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो जन्म होता है साथियों 1673 के अंदर, 1673 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। और आप सभी को मैंने बताया कि अभी भी बादशाह मोहम्मद शाह के ये मीर मुंशी थे, और प्रेम करते थे साथियों सुजान नाम की लड़की से करते थे, देखो यहाँ पर दे रखा है। और बात करें साथियों प्रेम और पीड़ा के प्रमुख कवि, ठीक है, ये देखने को मिल सकता है, प्रेम और पीड़ा के प्रमुख कवि कौन है? तो कवि हो जाएगा साथियों कवि घनानंद, ये आप सभी ध्यान में रखना, ये देखने को आपको मिल सकता है। बात करें साथियों इनकी रचनाएं की, सुजान नाम की लड़की से प्रेम करते थे, तो सुजान के नाम पर इन्होंने कई रचनाएं वो कर दी थी, जैसे कि सुजान सागर, सुजान सागर, ठीक है। एक हो जाएगी साथियों कौन सी? सुजान हित, ये भी ध्यान में रख लीजिए। एक हो जाएगी साथियों कौन सी? वीर लीला हो जाएगी। एक हो जाएगी सुजान प्रबंधन, एक हो जाएगी साथियों वीर लीला, वीर लीला, ये आप सभी ध्यान में रखिए इसकी रचनाएं।
और बात करते हैं इसकी मृत्यु कब होती है, तो 1760 के अंदर इसकी मृत्यु है वो हो जाती है कवि गणानंद की। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखना। जन्म होता है 1673 ईस्वी के अंदर और मृत्यु हो जाती है 1760 ईस्वी के अंदर। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अपने गद्य खंड का पहले चैप्टर की ओर आप सभी। और इसका साथियों अपने चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है प्रेमगन की छाया स्मृति। क्या नाम है? प्रेमगन की छाया स्मृति अपने सिलेबस के अंदर इसका चैप्टर का नाम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं और साथ में आपको इन क्वेश्चनों के कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब वो देते रहिए आप सभी। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म है वो कब होता है, ये आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि 1884 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। कहाँ पर होता है साथियों? तो ये होता है साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंदर, बस्ती जिले के अंदर। ये भी आप सभी ध्यान में रखना, अगोना गांव के अंदर होता है, अगोना गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी ध्यान में रखना। बात कर लेते हैं इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये भी देखने को मिल सकता है, बहुत बार आया हुआ है। रचनाएं हो जाएगी साथियों एक तो चिंतामणि, चिंतामणि हो जाएगा साथियों। एक हो जाएगा जो चिंतामणि है साथियों वो 4 खंडों में विभाजित है। एक हो जाएगी साथियों रस मीमांसा, रस मीमांसा, मीमांसा ये हो जाएगी। एक हो जाएगी साथियों इसकी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप सभी ध्यान में रखिए। एक हो जाएगा साथियों जायसी ग्रंथावली। तो इनके ये रचनाएं होने वाली है, ये आप सभी ध्यान में रखनी है। बात करें साथियों इसकी मृत्यु कब होती है, ठीक है, तो मृत्यु होती है साथियों 1941 के अंदर। ये ध्यान में रख लीजिए साथियों, यहाँ से आपको जीवन परिचय भी कंप्लीट वो करवा दूंगा मैं। देखते रहिए बस आप सभी तो वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब है वो जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्त्रोत किस ग्रंथ को माना जाता है। तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे दूसरे का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी को करना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, प्रेमगन की छाया स्मृति किस तरह की रचना है, ये आप सभी को मुझे बताना है। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि संस्मरणात्मक निबंध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है देखो, ये कहता है कि शुक्ल जी द्वारा रचित चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुई है। तो बिल्कुल साथियों 4 खंड यानी कि चिंतामणि। ठीक है, तो चिंतामणि का मतलब 4 खंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे, अभी अभी बताया भी था। पांचवा क्वेश्चन देखो, प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में प्रेमगन किस कवि का उपनाम है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें छठे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में मिर्जापुर शब्द का क्या अर्थ है वो लिया गया है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल लक्ष्मीपुर आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी कर देंगे। आगे बात करते हैं साथियों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों आप सभी को पता है अगला चैप्टर अपना पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, और आप सभी को पता है इसके, आप सभी को पता है अपने सिलेबस के अंदर लघु निबंध है वो लिखे गए हैं। एक तो हो जाएगा साथियों बालक बच गया, एक हो जाएगा ढेले चुन लो, और एक हो जाएगा साथियों गड़ी का पुर्जा। तो ये आप सभी देख सकते हैं। और देखो इनकी बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो क्या पूछा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म है वो कब हुआ था, ये आप सभी को बताना है, कहाँ पर होता है और कब होता है। कमेंट करके बताएंगे मुझे सभी साथी एक बार। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करना होगा, यानी कि पुरानी बस्ती जयपुर के अंदर इनका जन्म है वो होता है। कब होता है साथियों? 1883 के अंदर। कब होता है? 1883 ईस्वी के अंदर होता है। ये भी आप सभी ध्यान में रखना। बात कर लेते हैं इसकी रचनाएं की। तो उसने कहा था, एक तो हो जाएगी उसने कहा था, ये आप सभी ध्यान में रख लीजिए। एक हो जाएगा साथियों सुख में जीवन, सुख में जीवन, ये आप सभी ध्यान में रख लीजिए। एक हो जाएगा साथियों बुद्धि का कांटा, एक हो जाएगा प्रतिभा, ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, एक मर्यादा भी हो जाएगा। ये आप सभी को 3-4 रचना है वो ध्यान में रख लेनी है। इसके बाद बात करें साथियों आगे अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका गुलेरी जी से संबंधित नहीं है, ये आप सभी को बताना है। तो दूसरे का राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे? तो बिल्कुल समालोचक आप सभी को करना होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करें साथियों तीसरा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि किस लेखक को इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित है वो किया गया था। तो तीसरे का राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंडित गुलेरी जी आप सभी को बताना होगा। इसके बाद बात करें चौथे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि सुमेधिनी के मन के अध्याय में कितने निबंध है वो दिए गए हैं। तो 3 निबंध दिए गए हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे।
इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, ये क्या कहता है कि बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है, तो वो हो जाएगा साथियों शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। ये आपको 1.5 नंबर के, सॉरी 2 नंबर के अंदर भी देखने को मिल सकता है लघुचात्मक में। अगले की बात करें, ढहले चुन लो निबंध में चोट की गई है, किसके ऊपर बात की गई है, तो वो की गई साथियों अंधविश्वासों के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है अपना, क्या कहता है कि बालक बच गया निबंध में प्रधानाध्यापक के बच्चे की उम्र है वो कितनी थी, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है। इसके बाद बात करें बालक बच गया निबंध में बालक ने इनाम में क्या मांगा था, तो वो मांगते हैं साथियों लड्डू। क्या मांगते हैं, लड्डू मांगते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब सभी बता देंगे। और आप सभी को पता है साथियों, ये 2024 के बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर आने वाले 5 अप्रैल के पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले चैप्टर की। ये देखो साथियों अपना तीसरा अध्याय है जिसका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, और इसकी साथियों अपने सिलेबस के अंदर रचना होने वाली है क्या बोलते हैं, संवंदिया कहानी। क्या होने वाली है, संवंदिया कहानी इसके सिलेबस से ली गई है, ये होने वाली है संवंदिया कहानी। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1921 के अंदर होता है, और 2024 के अंदर ये जीवन परिचय देखने को मिला भी था फणीश्वर नाथ रेणु का। तो 1921 के अंदर होता है साथियों, ये आप सभी ध्यान में रखना। कहाँ पर होता है, बिहार के अंदर होता है साथियों। कहाँ पर होता है, बिहार के पूर्णिया जिले के अंदर, ये भी आप सभी ध्यान में रखना, पूर्णिया जिले के अंदर होता है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों इसकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी। तो रचना की बात करें तो वो हो जाएगी साथियों, एक तो रचना मेला आंचल, आंचल, मेला आंचल। और ये साथियों कौन किस टाइप के उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। एक हो जाएगी साथियों ठुमरी, ठुमरी। एक हो जाएगी साथियों अगेनखोर, अगेनखोर हो जाएगा। ये आप सभी इसकी रचनाएं वो ध्यान में रख सकते हैं। रसप्रिया हो गई, एक हो जाएगी आदिम रात्रि की महक, ये आप सभी ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस शैली के कहानीकार हैं, ये आप सभी को बताना। तो अभी अभी बताया था आंचलिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग्य रेखा वो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास उपन्यास रेणु का है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेला आंचल। ठीक है, ये हो जाएगा साथियों प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर ए किसका हो जाएगा, प्रेमचंद का हो जाएगा। संवंदिया कहानी किस परिवेश की कहानी है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रामीण परिवेश की कहानी होने वाली है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों संवंदिया कहानी में संवंदिया का अर्थ है, क्या हो जाएगा, ये आप सभी को बताना। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि संवाद ले जाने वाला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि संवंदिया कहानी में संवंदिया का क्या नाम था, तो वो था साथियों हरगोविंद, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि उधार का सौदा, उधार का सौदा खाने में मीठा बहुत मीठा लगता है, यह कथन है वो किसने कहा था, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा यानी कि मोदियाइन ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों 90वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि चुप रहे मुँह जोसे निमोछिए, यह कथन कथन किसने किसके किससे कहा था, ये आपको बताना है। तो 90 का राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोदियाइन ने हरगोविंद को कहा था ये शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी ध्यान में रखना। बात करते हैं साथियों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला चैप्टर है अपना विषम सारणी वाला। ठीक है, और विषम सारणी के साथियों आपको पता है अपने सिलेबस के अंदर एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है गांधी नेहरू या शेष अराफात। तो चलिए देखते हैं इनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि विषम सारणी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल कहाँ पर होता है, रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर होता है। कहाँ कब होता है साथियों, 1915 के अंदर होता है, ये भी आप सभी ध्यान रखना। रावलपिंडी साथियों पाकिस्तान के अंदर है, देखने को भी मिल सकती है। हाँ, आगे बात करते हैं इसकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी। तो रचनाएं आप सभी को बताना साथियों, एक तो हो जाएगी नई कहानियां, नई कहानियां हो जाएगी। एक हो जाएगी साथियों 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद वो किसने किया था। एक हो जाएगी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आज के अतीत। ठीक है, और इसको साथियों एक पुरस्कार भी दिया गया था साथियों, पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और हो जाएगा सलाका सम्मान।
ये आप सभी ध्यान में रखें। मृत्यु की बात करें 2003 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह बालोपयोगी कहानियों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलेल का खेल आपको बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। विषम सारणी को किस उपन्यासकार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है तीसरा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमस आपको बताना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी, नेहरू और यासेस अराफात संस्मरण विषम सारणी के किस ग्रंथ का अंश है। तो ये हो जाएगा साथियों आज के अतीत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे चौथे क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं साथियों। देखो क्या कहता है कि गांधी, नेहरू और यासेस अराफात किस तरह की रचना है, बताओ आप सभी मुझे पांचवे का राइट जवाब। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी सी संस्मरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। देखो यहाँ पर आ भी रखा ना संस्मरण। इसके बाद बात करें साथियों विषम सारणी के बड़े भाई का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा बलराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब बता देंगे ये। आगे बात करते हैं। देखो सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि विषम सारणी के भाई बलराज किस पत्रिका के सह संपादक थे, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई तालीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। लेखक विषम सारणी का गांधी जी से प्रथम परिचय वो कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये होता है साथियों सेवाग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे आठवें क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। नवा क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी। क्या कहता है कि गांधी जी के निजी सचिव कौन थे, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल महादेव देसाई आपको करना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है कि लेखक विषम सारणी का नेहरू जी से प्रथम परिचय वो कहाँ पर हुआ था, ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि कश्मीर के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विषम सारणी का यासेस अराफात से परिचय वो कहाँ पर हुआ था, ये आप मुझे बताओ। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्यूनिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है अपना पांचवा जिसका नाम है असगर वजाहत द्वारा लिखित। साथियों अपने सिलेबस के अंदर क्या दिया गया है, लघु कथाएं दी गई हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि शेर कहानी में शेर है वो किसका प्रतीक है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा यानी कि व्यवस्था का प्रतीक है शेर। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि पहचान कहानी के आधार पर राजा को कैसी प्रजा है वो पसंद है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दूसरे का राइट जवाब। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगी यानी कि क्रांति करने वाली। क्रांति करने वाली थोड़ी ना होगी, बहरी, गूंगी और अंधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपसे भी मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन साथियों 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला है, ये भी आप सभी को पता है वो होना चाहिए। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है कि चार हाथ कहानी उजागर करती है। तो किसको उजागर करती है चार हाथ कहानी। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा यानी कि मजदूरों का शोषण है वो होता है चार हाथ कहानी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों चौथे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि साझा कहानी के अनुसार पूंजीपतियों की नजर है, ये आप बताओ किसके ऊपर नजर है साथियों पूंजीपतियों की। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किसानों की जमीन के ऊपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साझा कहानी में हाथी किसका प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल पूंजीपति वर्ग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कहता है कि चार हाथ कहानी में मील मालिक ने अपने फायदे के लिए अंतिम उपाय है वो क्या किया था, ये आप बताओ। तो बिल्कुल साथियों मजदूरी आदि कर दी थी मजदूर लोगों की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। चलिए साथियों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं अपन। तो ये देखिए साथियों आप सभी को पता है सातवां चैप्टर अपना ममता कालिया का। और ममता कालिया का साथियों अपना चैप्टर होने क्या है, दूसरा देवदास। दूसरा देवदास। तो पूछ रहा है कि इनका जन्म कब होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ममता कालिया का जन्म है वो कहाँ पर होता है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बिल्कुल साथियों मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को बताना होगा।
बात करें इनका जन्म होता है साथियों 1940 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1940 ईस्वी के अंदर होता है। ये भी आप सभी ध्यान में रखना। बात करते हैं इसकी रचना की, तो एक पत्नी के नोट्स हो जाएगा, प्रेम कहानी, लड़कियां हो जाएगा और दौड़ हो जाएगा, और एक हो जाएगा साथियों बेघर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेघर भी इसकी रचना होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि ममता कालिया के कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण कहानियां 2 खंड। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा पुरस्कार ममता कालिया को नहीं मिला है? ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बिल्कुल साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नहीं दिया गया है इसको। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा देवदास कहानी के रचनाकार है, तो ममता कालिया हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था? पारो था। इसके बाद बात करते हैं छठा क्वेश्चन। क्या कहता है कि दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने किस परिवेश को केंद्र वो माना है? ये आप सभी मुझे बताओ। तो बिल्कुल साथियों हरिद्वार आप सभी को करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करें गंगा पुत्र वो किसे कहा गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोताखोरों को कहा गया है। ठीक है, गंगा पुत्र एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाला है। इसके बाद बात करें साथियों 8वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि दूसरा देवदास कहानी के नायक कौन है? तो बिल्कुल साथियों संभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद दूसरा देवदास कहानी में ब्यालू का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर शाम की भोजन को कहा जाता है ब्यालू। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है देखो कि मन्नू घर नहीं चलना क्या यह कथन है वो किसका है? ये आप सभी बताओ। तो बिल्कुल ये कथन है साथियों पारो का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। तो चलिए साथियों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और अपना अंतिम चैप्टर होने वाला है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और इसमें से साथियों जीवन परिचय भी आपको सामने देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है वो कब होता है? ये आप सभी को बताना है। तो 1907 के अंदर होता है साथियों। कब होता है? 1907 के अंदर होता है। और साथियों कहाँ पर होता है ये भी आप सभी को बताना है, कहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नहीं मिला है? किसके ऊपर नहीं मिला है? तो बिल्कुल साथियों आलोक पर्वे के ऊपर नहीं मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों भारत सरकार द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया है? ये बताओ। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर पद्म भूषण आपको करताना होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की कि कुटज निबंध में कुटज का क्या अर्थ है? ये आप सभी मुझे बताओ साथियों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जंगली पौधा। आगे बात करते हैं साथियों। क्या कहते हैं कि कुटज का प्रतीकात्मक अर्थ है? तो बिल्कुल उपयुक्त सभी आपको बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने भागों में संकलित है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 11 खंडों में विभाजित है हजारी प्रसाद द्विवेदी की ग्रंथावली। इसके बाद बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी जी का निबंध में संकलित है वो नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर अनामदास का पोथा है वो आप सभी को बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों 8वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि कुटज निबंध में प्रयुक्त स्तबक का क्या अर्थ है? ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि फूलों का गुच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। कुटज निबंध में द्विवेदी जी ने गाड़े का साथी है वो किसे कहा है? ये आपको बताना है। हाँ, तो बिल्कुल साथियों कुटज को कहा है। ठीक है, कुटज को कहा, ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपने चैप्टर हैं वो कंप्लीट होते हैं, और हमने कल की वीडियो के अंदर हमने जो अपनी दूसरी बुक होने वाली है अंतराल बुक वो भी पूरी कर ली थी। जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे हमने आज की वीडियो के अंदर अंतराल के देख लिए, कल की वीडियो के अंदर हमने अंतराल के देखे थे। तो आशा करता हूँ साथियों आप सभी को ये वीडियो है वो पसंद आए होंगे, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर किया करें। आप सभी क्या करें सब्सक्राइब है वो आप सभी जरूर कर लिया करें, और वीडियो को साथियों क्या कर देना आप सभी को लाइक है वो कर देना है। क्या कर देना है आप सभी को लाइक कर देना है साथियों वीडियो को। तो साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।